नमस्कार साथियों। तो मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन के दूसरे वीडियो में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल जो पढ़े थे हम लोग एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि भूले नहीं। तो हम लोग कल पढ़े थे यहाँ पर भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग में हम लोग कौन सा बेटर माने थे। तो फारस की खाड़ी जो है वो बेटर माना गया था क्योंकि दो कारण था जिसके कारण कि जो हमारा लाल सागर वाला मार्ग जो दुष्कर था, ये दोनों कारण हम लोग पढ़े थे कल। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये पढ़ लिए थे। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर था, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारा है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कि 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डेज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था, ये पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचा था। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग भारत में जो यूरोपियों का स्थापना का क्रम, यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम और उसका जो आगमन है उसको हम लोग कल पढ़ लिए थे। इस पर आपका ये रिवीजन हो गया एक तरह से। अब हम लोग आज से जो है वो न्यू टॉपिक लेते हैं। न्यू टॉपिक नहीं, इसी में जो बचा हुआ है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो अब आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारा है भारत में यूरोपियों का आगमन, यही टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा। आज इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसी प्रकार पर डे आप लोग के लिए वीडियो आते रहेगा, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए जो भी आप लोग ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जितना भी कंपटीशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा लाइन है कि पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। तो पुर्तगालियों ने जो भारत आने का जो रास्ता खोजा था उसमें दो कारण थे, एक आर्थिक और धार्मिक कारण, ये दोनों कारण था। अब इसमें हम लोग देखें तो आर्थिक कारण जो था वो व्यापार करना, तो आर्थिक कारण में हमारा व्यापार करना हो गया। और जो हमारा धार्मिक कारण था वो हमारा नहीं कह सकते, यूरोप का जो पुर्तगाल आया था उसका धार्मिक कारण था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ये हमारा हो गया धार्मिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार करना। फिर और व्यापार करना ये हमारा आर्थिक कारण था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं दो कारण था पुर्तगालियों का भारत में आगमन का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत जो आया था वो कालीकट के बंदरगाह पर आया था। ठीक है, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो मालाबार तट है, केरल वाला भाग को कहा जाता है। और इधर जो है हमारा कोरोमंडल तट जो ये हमारा इधर का हो गया तमिलनाडु, और जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला एरिया है इधर का हो जाता है कोरोमंडल तट, और मालाबार तट हो गया केरल कर्नाटक इधर का। तो वही जो मालाबार तट का रहा है केरल के, वहीं पर आया था पहली बार वास्को डी गामा। कब? तो 1498 ईस्वी में आया था, जो कि कालीकट बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से पहले बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसने स्वागत किया था, तो राजा जमोरिन जो है वहाँ के कालीकट के उसी ने स्वागत किया था। उसके बाद क्या कि यहाँ पर है कि मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की थी। तो मसाले और जड़ी बूटियाँ जब वो जमोरिन राजा ने उसको ले जाने की अनुमति भी प्रदान की थी। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कि 1500 ईस्वी में अल्वारेज केवरल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल गया था। तो 1500 ईस्वी में अल्वारेज केवरल के नेतृत्व में जो है वो पुर्तगाली का दूसरा अभियान, पहला तो आ गया वहाँ 1498 ईस्वी में। उसके बाद 2 साल बाद फिर दूसरा अभियान आया था पुर्तगालियों का। फिर आगे यहाँ पर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है पुनः भारत में कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1502 ईस्वी में ही कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। तो कब? तो 1502 ईस्वी में। उसके बाद आगे अपना कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर जो बना था वो अल्मीडा बना था। प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा पुर्तगाल का पहला गवर्नर बना था भारत में वो कौन था? अल्मीडा था। और ये कब बना था? 1505 ईस्वी में। और ये एक नई नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अल्मीडा के बारे में। अल्मीडा हमारा पहला गवर्नर हो गया पुर्तगालियों का। अब अल्मीडा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में कि कह रहे कि अल्मीडा ने क्या किया। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण किया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो अल्मीडा ने क्या किया? कोचीन का दुर्गीकरण मतलब क्या? उसको मतलब घेर दिया किसी प्रकार से, एक अपना एरिया बना लिया घेर कर,
ध्रुवीकरण कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि उसको मुख्यालय भी बना लिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अल्मीडा ने जो अपना मुख्यालय बनाया था, किसको बनाया था? तो कोचीन को ही बनाया था मुख्यालय अपना। फिर 1508 से 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो 1508 और 9 ईस्वी में जो इसने क्या किया, गुजरात हो गया, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े था, उसको पराजित कर दिया और द्वीप पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद हमारा जो दूसरा गवर्नर आ जाता है पुर्तगालियों का, वो आ जाता है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे कि अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। तो पूछा जाता है आप लोग को कि जो पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। और आप लोग इसका कार्यकाल भी याद रखिएगा। देखिए, अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 9 ईस्वी तक है और अल्बुकर्क का कार्यकाल जो है वो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक है। तो अल्बुकर्क का कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष का हो गया। इसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का था। इससे 2 वर्ष ज़्यादा रहा है कौन? अल्बुकर्क। उसके बाद यहाँ पर अल्बुकर्क से प्रश्न बनता है कि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। तो इसने क्या किया? बीजापुर से गोवा को जीत लिया। अब इसी में एक प्रश्न और ऐड करना चाहूँगा कि जो बीजापुर से गोवा को जीता था वो किससे जीता था? प्रश्न पूछा जाता है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को जीता था। तो बीजापुर में जो गोवा को जीत लिया था वो किससे जीता था? तो आप याद रखिएगा, इस्माइल आदिल शाह से। किससे जीता था? इस्माइल आदिल शाह। उस टाइम वहाँ के बाद बीजापुर के जो शासक था वो इस्माइल आदिल शाह था। इसी को मतलब पराजित करके इसने क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। उसके बाद यहाँ पर और एक प्रश्न बन सकता था कि जो हमारा अल्बुकर्क है इसका कौन मदद किया था इस्माइल आदिल शाह को हराने में? तो याद रखिएगा, इसका मदद किया था कृष्णदेव राय ने। तो आप लोग पता है कृष्णदेव राय जो क्या कहते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य, उसी से संबंधित है कृष्णदेव राय। तो उसी ने मदद किया था किसको? तो अल्बुकर्क को। किससे? तो गोवा को जीतने में, अर्थात इस्माइल आदिल शाह को हराने में मदद किया था किसने? तो कृष्णदेव राय ने। प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी इसे ही कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अल्बुकर्क जो है वो क्या कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ तो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि पुर्तगालियों का आगमन जो हम लोग में इसी में है। उसके बाद हम लोग अल्बुकर्क पढ़ लिया, अल्मीडा पढ़ लिया। अब यहाँ पर आ जाता है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भी यहाँ पर गवर्नर रहा है और ये 1524 से 1529 ईस्वी तक रहा है गवर्नर। तो वो यहाँ पर देखेंगे तो वास्को डी गामा 1524 से 29 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा वास्को डी गामा जी है उसका गवर्नर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1524 से 29 से, और 29 में ही इसका मृत्यु हो गया। कहाँ पर? गोवा में ही इसकी मृत्यु हो गई। और गोवा में ही वास्को डी गामा का कब्र भी बनाया गया है। कहाँ पर? तो गोवा में ही किसका है? वास्को डी गामा का कब्र बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न है कि सेंट जेवियर ईसाई संत का कब्र भी कहाँ है? गोवा में ही है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र कहाँ है? तो इसका भी गोवा में है। वास्को डी गामा का भी कब्र भी गोवा में ही है। फिर हमारा उसके बाद आ जाता है नूनो द कुन्हा। तो नूनो द कुन्हा जो है हमारा, ये भी एक वहाँ का जो क्या कहते हैं गवर्नर था गोवा का। तो यहाँ पर हमारा है कि ये अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। तो नूनो द कुन्हा जो है वो अल्बुकर्क का क्या है? वास्तविक उत्तराधिकारी था और इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाई थी। तो याद रखिएगा कि जो कोचीन से गोवा को राजधानी बनाई वो किसने बनाया था? तो नूनो द कुन्हा ने बनाया था और इसका जो कार्यकाल है वो 1529 से 38 ईस्वी तक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कवर किए हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कुछ सवाल है उसको हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अल्मीडा है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो शांतिपूर्वक व्यापार करना ही था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी और शांति की जल नीति, इसको हिंदी में बोलते हैं, वही कहलाई। जो इसका शांतिपूर्वक व्यापार करना था वही नीति क्या कहलाया? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था अल्मीडा के द्वारा। अल्मीडा कौन था? तो ये पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था अल्मीडा। उसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया गया था। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड किया, उसे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1503 ईस्वी में हुआ था
और जो कि कोचीन में की गई थी। ठीक है, तो कोचीन में पहली बार 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना हुआ और द्वितीय फैक्ट्री का स्थापना 1505 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कन्नूर में की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ कि जो पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री स्थापना हुआ था 1503 ईस्वी में और दूसरी बार जो स्थापना किया था वो 1505 ईस्वी में। 2 साल का अंतर है, पहला किया था कोचीन में और दूसरा कन्नूर में। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में अच्छा से अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।